उपचुनाव के 28 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक सीटें अगर कोई थी तो वो थी ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें। और इन्हीं 16 सीटों के परिणाम के लिहाज से यह माना जा रहा था कि इन 16 सीटों का रुझान, इन 16 सीटों का परिणाम जिस राजनीतिक दल की तरफ झुकेगा, सत्ता उसी राजनीतिक दल की बनती नजर आएगी। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों ने यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इस वक्त हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या पूरी की पूरी 16 सीटों का जो स्थिति है वो क्लियर हो चुकी है, या कि अभी जो 2 सीटें हैं वो यहीं की फंसी हुई नजर आती हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटें हैं उनमें से 14 सीटों की स्थिति साफ हो चुकी है। और उसके बाद 2 जो सीटें हैं जो ग्वालियर जिले की है, एक डबरा है जहां से इमरती देवी बीजेपी की जो मंत्री है वो प्रत्याशी हैं, उनके सामने उनके समधी सुरेश राजे हैं। उनकी सीट पर परिणाम आना बाकी है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर अगर बात करें तो इमरती देवी करीब 7,500 वोट से इस सीट से चुनाव हार चुकी है। उनके समधी सुरेश राजे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो 7,500 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, आखिरी राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है, उसका ऐलान होना बाकी है। इसके अलावा ग्वालियर पूर्व सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के मुन्नालाल गोयल और कांग्रेस के सतीश सिकरवार के बीच जो है कड़ा मुकाबला है। अभी 25वें राउंड की गिनती के बाद जो कांग्रेस के सतीश सिकरवार है वो लगभग 1,000 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी अभी इस सीट पर करीब 7 राउंड की गिनती और बाकी है, तो निश्चित तौर पर ये जो सीट है इस पर भी कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। तो 14 सीटों की स्थिति साफ हो चुकी है ग्वालियर चंबल अंचल की। जो 2 सीटें हैं उन सीटों में एक सीट डबरा है, उस डबरा पे भी लगभग इमरती देवी चुनाव हार चुकी है, उसकी घोषणा होना बाकी है। एक जो सीट बची है ग्वालियर पूर्व की, उस सीट पर अभी कांटे का मुकाबला बना हुआ है और संभवतः 30 राउंड के बाद ही इसमें स्थिति साफ हो पाएगी। नेक टू नेक फाइट चल रही है सतीश सिकरवार जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके, और मुन्नालाल गोयल जो पूर्व विधायक है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके बीच में। तो निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के लिए तो अभी राहत की बात ये रही कि ज़्यादातर सीटों पर उन्होंने यहाँ चुनाव जीता है। और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी बात यह है कि डबरा जैसी बड़ी सीट जिस पर इमरती देवी ने दावा किया था कि 80,000 वोट से वो जीतेगी और संभवतः उप मुख्यमंत्री भी बनेगी, तमाम बयानों के चलते ये डबरा सीट जो है सुर्खियों में रही पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन अंततः इस सीट पर इमरती देवी को हार का सामना करना पड़ा। अगर वोट की बात करें तो इमरती देवी 2018 में इस सीट से कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर 57,446 वोटों से जीती थी। यानी जो 7,500 वोट की हार उनकी इमरती देवी की जो तय हार मानी जा रही है, यहाँ घोषणा होना बाकी है, तो उसके मिलाकर अगर देखें तो लगभग 64,000 से ज्यादा वोटों का यहाँ पर नुकसान हुआ इमरती देवी को 2018 की बनिस्बत 2020 लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम तरह के अगर बयानों को देख लिया जाए, पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को जिस तरह से बीजेपी ने भुनाया, और वो सिर्फ डबरा सीट पर नहीं पूरे 28 विधानसभा सीटों पर उस उपचुनाव में उस बयान को लेकर चर्चा रखी, लेकिन यहां इमरती देवी के हारने के क्या कोई कारणों पर अभी कोई खुलकर कुछ कह पा रहा है कि कहां कमी रह गई, कहां किस कारण की वजह से ये चुनाव हारती हुई नजर आई? देखिए, इमरती देवी की हार के कारणों की समीक्षा तो निश्चित तौर पर पार्टी करेगी, क्योंकि वो एक बड़ी नेता है। लगातार 3 बार वो कांग्रेस के टिकट पर इस विधानसभा सीट से चुनाव जीती है। लगातार चौथा उनका चुनाव था जिसमें वो एक तरह से कहा है तो करारी हार उनकी हुई है। उनके हार के कारणों की अगर बात करें तो कई कारण हैं। एक तो ये कारण भी रहे कि उनके बयान जो है लगातार उन बयानों की वजह से वो विवादित रही। उन्होंने पहले बयान दिया चुनाव प्रचार के दौरान कि कलेक्टर और सत्ता जो चाहे वो कर सकते हैं, सरकार सत्ता कहेगी कलेक्टर से तो वो कोई भी सीट जिता सकते हैं। एक बयान ये दिया था कि वो 80,000 वोट से जीतेंगी, दूसरा बयान ये दिया था कि वो इस बार अच्छे वोट से जीतेंगी तो मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री बनाई जाएगी। इसके साथ ही जब कमलनाथ ने उनके खिलाफ टिप्पणी की थी तो उन्होंने कमलनाथ पर भी पलटवार करते हुए कमलनाथ को शराबी, कबाड़ी तरह के तमाम शब्द कहे थे। तो कहीं ना कहीं इन बयानों की वजह से भी वो विवादित रही। दूसरा कारण ये भी रहा है इमरती देवी के पिछड़ने का कि इमरती देवी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, तो कांग्रेस का जो परंपरागत मतदाता था डबरा इलाके में, दलित वोटर, मुस्लिम वोटर और पिछड़ी जातियों का वोटर, तो कहीं ना कहीं इमरती देवी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद ये जो परंपरागत वोट था कांग्रेस का, चाहे दलित वोटर की बात करें या मुस्लिम वोटर की बात करें, पिछड़ी जातियों का वोटर, तो ये वोटर एक तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे की तरफ शिफ्ट हुआ।
वहीं सुरेश राजे भी पुराने नेता है, वो पहले भाजपा में रहे हैं, उसके बाद अभी 2018 में वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे। तो उनका भी लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है। डबरा सीट पर वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में वो इमरती देवी के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे, हारे थे इमरती देवी से। तो कहीं ना कहीं उनकी भी फील्डिंग जमावट इस तरह की थी कि उन्होंने प्रचार में एक एक गांव जाकर इमरती देवी के बयानों को, इमरती देवी के जो गौरवपूर्ण बयान थे उन बयानों को भुनाया। उसके साथ ही उनके पक्ष में एक बात ये भी रही कि विजय लक्ष्मी साधो, हिना कांवरे सहित तमाम जो महिला नेत्रियां थी उन्होंने भी मोर्चा बांधा था। डबरा इलाके में उन्होंने पूरा प्रचार किया था। तो कहीं ना कहीं इमरती देवी की हार में और भी कई कारण है। तो निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा जरूर करेगी, क्योंकि एक बड़ी सीट और एक बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने के बाद हारी है। बिल्कुल। अब अगर ग्वालियर पूर्व का जिक्र किया जाए सुशील, तो वहां पर अभी नेक टू नेक फाइट चल रही है जैसा कि आप कह रहे हैं, और जो अंतर है वो भी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। कितने राउंड की अभी काउंटिंग बाकी है और उसके बाद क्या किसी तरह से कोई स्थिति परिवर्तित होती हुई नजर आ सकती है, या फिर शुरू से ये इस तरह से आगे पीछे चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर पूर्व सीट का मुकाबला भी दिलचस्प है। यहाँ पर 2018 में जिस जोड़ी के बीच चुनाव हुआ था, यहाँ कांग्रेस के उस वक्त मुन्ना लाल गोयल चुनाव लड़े थे 2018 में, उनके खिलाफ सतीश सिकरवार भाजपा से चुनाव लड़े थे। सतीश सिकरवार को उन्होंने 17,000 वोट से हराया था। इस बार सतीश सिकरवार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा छोड़कर आए थे, और मुन्ना लाल गोयल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। तो दोनों के बीच करीबी मुकाबला चल रहा है। 25 राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार लगभग 1000 वोट से आगे है। अभी 7 राउंड की गिनती इसमें होना बाकी है, और दोनों के बीच जिस तरह से राउंडवार मतगणना के नतीजे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हार जीत, इनकी बढ़त का अंतर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो निश्चित तौर पर ये ग्वालियर पूर्व सीट का जो परिणाम है वो 32वें राउंड तक जाएगा, और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिरकार ग्वालियर पूर्व सीट में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। तो कहीं ना कहीं मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिकरवार के बीच भी ये कांटे का मुकाबला है, और ये पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटों पर मुकाबले हुए हैं उसमें संभवतः ये सबसे ज़्यादा दिलचस्प रोचक मुकाबले वाली सीट है, जिसमें आखिरी राउंड तक ये तय हो पाएगा कि कौन प्रत्याशी इस सीट को जीतेगा। क्या ये बीजेपी के खाते में जाएगी या फिर कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार यहाँ जीत का सेहरा बांधेगी। तो इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। भी समझना चाहेंगे ग्वालियर पूर्व 7 राउंड की गिनती अभी यहाँ पर बाकी है। बिल्कुल, अगर ग्वालियर पूर्व सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो इस संभाग की ग्वालियर चंबल अंचल की जो 15 सीटें हैं उनमें फिगर वाइज आखिर क्या रहा मुकाबला? बीजेपी के खाते में कितनी चली गई और कांग्रेस के खाते में कितनी? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो मुरैना जिले से बीजेपी को 2 सीट मिली है, भिंड जिले से बीजेपी को 1 सीट मिली है, इसी तरह से शिवपुरी से 1 सीट मिली है, अभी ग्वालियर से 1 सीट मिली है। इसके अलावा अशोकनगर जिले की दोनों सीटें बीजेपी ने जीती है। इसके साथ ही गुना जिले की एकमात्र सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो बीजेपी लगभग 9 सीटों पर यहाँ जीत दर्ज करती नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस 5 सीटें जीत चुकी है, और ये 2 सीटें जो है उनकी बढ़त में चल रही है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए यहाँ राहत की बात है कि उन्होंने ज़्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन चूंकि 2016 में इन 16 ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, इनमें से 15 जो प्रत्याशी है वो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे। तो कहीं ना कहीं जिन प्रत्याशियों की हार हुई है, जो सिंधिया समर्थक है, चाहे करेरा से जसवंत जाटव की बात करें या फिर गोहद से रणवीर जाटव की बात करें, तो इन लोगों की हार, इमरती देवी की हार, तो इन लोगों की हार कहीं ना कहीं सिंधिया खेमे के लिए भी एक चिंता की बात होगी। लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात है कि ग्वालियर चंबल अंचल में उसने अच्छी यहाँ सफलता हासिल की है अभी तक। बिल्कुल सुशील, जिस दबदबे की उम्मीद थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वो यहाँ पर क्या कम होता नजर आया है कि ये तमाम वो सीटें जो 2018 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव की वजह से सारी की सारी उठकर और कांग्रेस के खाते में चली गई थी, वो सीटें अब बीजेपी के खाते में उस लिहाज से उस दम के साथ आ नहीं पाई। तो क्या ये कमी नजर आती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के थोड़े से कद की?
देखिए, सिंधिया के अगर कद की बात करें तो उनका कद बीजेपी में आने के बाद भी एक बड़ा कद ही रहा है। और इस पूरे प्रचार प्रसार में भी अगर देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल में शिवराज सिंह चौहान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बीजेपी के लिए सबसे बड़े चेहरे थे। लेकिन अगर जो प्रत्याशी उनके जो समर्थक हारे हैं, उन प्रत्याशियों की हार के पीछे भी कई कारण है। अगर गोहद की बात करें तो गोहद में रणबीर जाटव की एक बड़ी हार हुई है, तो उसमें यह भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीजेपी से भी भीतरघात हुआ है रणबीर के खिलाफ। और दूसरा, मेवाराम जाटव जो कि लगातार यहां से चुनाव लड़ते रहे, हारते रहे, उनकी भी मार्मिक जो अपीलें थी वो भी मतदाताओं पर कहीं ना कहीं असर करती नजर आई। इसके साथ ही अगर डबरा सीट पर सिंधिया की समर्थक इमरती देवी की हार की बात करें तो उसमें भी इमरती देवी के विवादित बयान, इमरती देवी के कई इस तरह के बयान आए जिन बयानों की वजह से कहीं ना कहीं जनता नाराज थी। इसके अलावा उनके सामने उनके ही समधी जो उनके प्रचार प्रसार करते थे 2018 में कंधा से कंधा मिलाकर, सुरेश राजे साथ थे। तो कहीं ना कहीं सुरेश राजे को पूरी रणनीति पता थी। यही वजह है कि वहां पर इमरती देवी को हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, तो ये तमाम स्ट्रेटेजियां हैं जो जीत और हार का अब निर्णय अब कहीं ना कहीं करती नजर आई हैं। साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और लगातार जो 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है उसको भी आखिर क्या अपडेट निकलकर सामने आता है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और लगातार हम जिक्र कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का। तो आपको बता दें कि नतीजे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हुए नजर आए हैं, उसके बाद अब यह स्पष्ट हो चुका है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो बार बार पहले जिक्र हुआ करता था, डबल इंजन की सरकार चलती हुई नजर आने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अब काम करती हुई नजर आएगी। बीजेपी अपनी जीत को लेकर लंबे समय से आश्वस्त नजर आती रही है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता एकजुट होकर काम करते हुए नजर भी आए हैं। लगातार आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कहां किसकी जीत हुई है, कहां कौन हारता हुआ नजर आया है। मुरैना से देखा जाए, जौरा से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं मैगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हार गए हैं। जौरा से कांग्रेस प्रत्याशी ने हार का स्वाद चखा है, तो सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी की तरफ से थे जिन्होंने जीत दर्ज की है और पारुल साहू को उन्होंने शिकस्त दी है। लेकिन डबरा में इमरती देवी काफी पीछे चल रही हैं। अब औपचारिक ऐलान होना लगभग वहां पर बाकी नजर आ रहा है। लेकिन अंबाह में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और भांडेर में भी फूल सिंह बरैया को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दिमनी में बीजेपी प्रत्याशी मंत्री गिरिराज दंडोतिया को भी हार का सामना करना पड़ा है। तो लगभग 9 ऐसी सीटें हैं जिनमें से अभी एक सीट को छोड़ दिया जाए जो अभी कांटे की टक्कर वहां पर बनी हुई है, नेक टू नेक फाइट वहां पर अभी नजर आ रही है। उसका जो परिणाम है वो इतनी जल्दी स्पष्ट होता हुआ दिखाई देता नहीं है। वो है ग्वालियर पूर्व सीट जहां पर पेच फंसा हुआ है और वो आखिर किस और इशारा करती है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग 8 सीटें कांग्रेस की तय हो चुकी हैं जो कांग्रेस की झोली में गई है। लेकिन 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर एक बार फिर मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने की ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी कि आने वाले भविष्य में विकास की रणनीति और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप बनकर तैयार हो चुका है, उसी पर अग्रसर प्रदेश होता हुआ नजर आएगा। तो काफी दिलचस्प रहा ये उपचुनाव। अगर इतिहास को देखा जाए तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा इतनी सीटों पर उपचुनाव हुआ और जो उपचुनाव हुआ उसका परिणाम और ज्यादा दिलचस्प नजर आया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं।